नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चंद्रचूड़ पूर्व सीजेआई, 6 साल पुराना वो फैसला, जिस फैसले ने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया कि क्या न्यायपालिका आस्था पर फैसले देगी, क्या न्यायपालिका भगवान से पूछ करके फैसले देगी। बहुत सारे सवाल खड़े। 6 साल बाद कैमरे के सामने इंटरव्यू देते हुए चंद्रचूड़ अपने ही फैसले में खुद को फंसा गए हैं। और ये पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद ये लगा कि दरअसल चंद्रचूड़ को पहचानने में बहुत वक्त लगा दिया हमने भी और देश ने भी। चंद्रचूड़ के भीतर एक नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाला संघी बैठा था। चंद्रचूड़ के भीतर एक बजरंगी भाईजान था। चंद्रचूड़ के भीतर एक सनातन रक्षक बैठा हुआ था। चंद्रचूड़ के भीतर एक घोर सांप्रदायिक व्यक्ति बैठा हुआ था। घोर सांप्रदायिक व्यक्ति। चंद्रचूड़ के इस इंटरव्यू के बाद कुछ पिछले इंटरव्यू भी हमें देखने पड़ गए, तो याद आया कि एक जूनियर जज बेला त्रिवेदी जब थी, तो उनके पास इस देश के बड़े महत्वपूर्ण केस किसने सौंपा था? मास्टर ऑफ रोस्टर चंद्रचूड़ ने। और बेला त्रिवेदी के बेंच से जो भी फैसले आए, वो किसके पक्ष में आपको नजर आए, ये मुझे बताने की शायद जरूरत ही नहीं हो। वही बेला त्रिवेदी जिसकी विदाई पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कोई कार्यक्रम ही नहीं आयोजित किया। कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित किया, पहली बार ऐसा हुआ। चंद्रचूड़ ने कहा कि वकील तारीख मांगते थे, इसलिए उमर खालिद और सरजील इमाम जैसे लोगों की जमानत नहीं हो पाई। यहां पर भी चंद्रचूड़ एक्सपोज हुए। चंद्रचूड़ ने ऐसे बेंच में बार बार ऐसे केसों को दिया जहां पर वकील फैसला जानते थे, पूर्वानुमान लगा चुके थे, इसलिए वो जज के सामने पेश ही नहीं होना चाहते थे। वहां क्या तर्क रखना, पत्थर में सर मारने से क्या फायदा। खैर, बिना भूमिका के, भूमिका लंबी हो गई, भाव को पहले जोड़िए। चंद्रचूड़ का विषय है और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बहुत सारे इसमें हैं। स्वागत है भाव। मैं सीधा खबर आपको दिखाता हूं और फिर तथ्यों पर आता हूं। भैया खबर दिखाइए। सीजेआई विपक्ष का नेता नहीं, ये भी एक है, अलग अलग पूरा इंटरव्यू में। सीजेआई विपक्ष का नेता नहीं, पीएम मोदी को बुलाने की कंट्रोवर्सी पर बोले डीवाई चंद्रचूड़। मतलब विपक्ष का नेता क्या शत्रु होता है? ये कई सवाल अपने, इनके जवाब में कई सवाल हैं। और सीजेआई अगर विपक्ष का नेता नहीं है, मोदी को बुलाना, मोदी के साथ आरती करना अच्छा है, तो फिर 1997-98 में जो बना था, एक मोरल गाइडलाइन बनी थी सुप्रीम कोर्ट के जजेज के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया था, उसको फाड़ के फेंक दिए होते चंद्रचूड़ जी। ये ज्ञान जो बघार रहे हैं। अब देखिए असली खबर यहां पे। बाबरी मस्जिद पर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के बयान को लेकर छिड़ा विवाद। नेक्स्ट आइए। अयोध्या मामले पर अपने ही फैसले से, जो हमने कहा ना अपने फैसले में फंसे, इसको पढ़िए। अपने ही फैसले से उलट जस्टिस चंद्रचूड़ बोले बाबरी मस्जिद का बनना था मूल बेअदबी। देखिए घोर सांप्रदायिक व्यक्ति को, देखिए इसमें। ये न्यूज लॉन्ड्री, ये इसी प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू हुआ है। अयोध्या फैसले पर डीवाई चंद्रचूड़ की दलील, असली बेअदबी तो उस जगह मस्जिद का निर्माण था। वाह, प्राउड हिंदू बताया था अभी कुछ दिन पहले, जब सवाल इनसे हुआ था। राजदीप सरदेसाई ने एक सवाल किया मंच जो सस्ता है उस मंच पर, तो कहा इन्होंने कि मैं प्राउड हिंदू हूं। कि वो पूजा वाले बात पर कि लोग मुद्दा बनाते हैं, हम क्यों नहीं पूजा करें। तो पूजा परमानेंट मोदी जी का बगल में ही रह लीजिए, या एक साथ ही कहीं फिक्स हो जाइए, रोज साथ में अगरबत्ती और धूप और आरती कीजिए। खैर भाऊ, चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं सोच रहा कि चला देते हैं पहले वो हिस्सा ही। वो हिस्सा सुनना जरूरी है, सुनवाना। अंग्रेजी में है, फिर चर्चा में भाव उसको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे। तो पहले आप लोग सुन लीजिए, थोड़ा सा लंबा पोर्शन है, लेकिन सुनिए, गौर से सुनिए, ध्यान से।
So hold on. Yeah. No. Yeah. So that's an interesting point, because the argument there is that the idea that the inner courtyard was contested was a result of also the Hindus committing illegal acts like desecration and asserting their rights and creating disturbances. The fact that the Muslims didn't do that in the outer courtyard, they didn't contest it, then becomes almost a grounds to punish them. That the fact that you didn't put up a fuss, you didn't put up a fight, while the Hindus did, actually weighs against the Muslims, is one critical reading of the verdict. Now, when you said that, well, it was the Hindus who were desecrating the inner courtyard, what about the judgment itself? What about the fundamental act of desecration, the very erection of the mosque? We forget all that happened. We forget that happened in history. Now, once you accept that happened in history, and we had evidence in the form of archaeological evidence, how can you shut your eyes? So, you know, what is really being done by many of these commentators that you have referred to is that you have a selective view of history, ignore evidence of what happened beyond a certain period in history, and start looking at evidence which is of a more comparative But I thought, nature. Justice Chandrachud, correct me if I'm wrong, I thought the judgment found that there was no evidence that the underlying structure was necessarily demolished to build the mosque, because there was a gap of several centuries between the underlying structure and the mosque, and there could have been any number of reasons. There was adequate evidence from the archaeological excavation. Now, what the evidentiary value of an archaeological excavation was a separate issue altogether. All that I want to say really is this. That no, but on the point that you're saying that that there was a desecration earlier, right. But where was the evidence of that? There's evidence in the form of the archaeological report. No, but not the fact that the mosque was built by demolishing a structure. Simply that there was an underlying structure which could have collapsed for a number of reasons. Let's face it. Ultimately, people who have criticized the judgment want to ignore the fundamental history of the mosque and then look at the more comparative history and selective elements of that history in support of what they postulate. Second, as you are saying, well, the court could have really partitioned the land into two and given one side one part and the other side another part. Well, if people could live in peace, there was no reason for judicial statesmanship. Now, the fact, now, if you are applying, just give me a moment. Sure. If you are applying a well-settled yardstick of what constitutes adverse possession, that possession has to be open, it has to be continuous, it has to be acknowledged, and it has to be of a certain duration. You said two important things. If I can just take you on two. You said two important things. One is you said that one shouldn't ignore the fact that there has been or could have been a history of desecration. That's one. And the other, you said that a partition would have fomented or could have been a recipe for further unrest. So if I can just take you up quickly on both, that when you say that one can't forget that history, does that then almost become like a one wrong deserves another? Oh, well, no, not at all. Kind of argument. No, that's not. Because there was a desecration, then you sort of we have rectify. Applied the Supreme Court's judgment applies conventional yardsticks of determining adverse possession. Right. And it's on the basis of the evidence and conventional yardsticks that we have applied, that we have come to this conclusion. The criticism not to restore or not to correct historical wrongs. The criticism that the judgment is based on faith and not on evidence is a criticism of people who, I dare say, have not read the judgment. Right. You may agree with the reasons of the judgment, or you may disagree. Well, that's for the citizens or whoever reads the judgment. But the criticism that the judgment is based on faith and not the record is a criticism of a person who has not read the judgment. कहा जाता है कि फैसला आया था, भाऊ बस ये बता दूं कि ये 1045 पन्ने का फैसला था, और ये कहा जाता है, ये नॉर्मली फैसला किसने लिखा है, जजमेंट किसने लिखा है, ये होता है जजमेंट में कि जजमेंट जज का नाम होता है, जजमेंट किसने लिखा। लेकिन ये 5 जजों की बेंच थी, उसमें जस्टिस बोबड़े थे, उस समय सीजेआई थे, गोगोई वो थे, चंद्रचूड़ थे। उस जजमेंट में एक आश्चर्यजनक बात और भी बताएं, उसमें जजमेंट में नाम नहीं लिखा था कि किस जज ने जजमेंट लिखा है, लेकिन जो न्याय के जानकार हैं, जो जजमेंट्स को, फैसलों को करीब से देखते हैं, उन्होंने उसकी भाषा और जजमेंट के अंदाज पर ये अनुमान लगाया कि ये फैसला चंद्रचूड़ का लिखा हुआ है। पहली बात। दूसरी एक बात मैं बस खाली क्लियर कर दूं, फैसले में साफ लिखा था
कि मस्जिद मतलब वहां पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि कोई भी ढांचा गिरा करके, पहली बात ढांचा, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में भी ये नहीं प्रमाणित हुआ है कि वहां मंदिर था, ढांचा था, मंदिर था, ये प्रमाणित नहीं है। बहुत जाकर के जजमेंट की बात कर रहे हैं, और जजमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, 1045 पन्ना है। और अभी भी कहीं भी टेम्पल की बात नहीं आई है, वो ढांचे की बात हो रही है कि एक ढांचा वो, अच्छा यह भी नहीं प्रमाणित हुआ कि उस ढांचे को गिरा करके विध्वंस करके मस्जिद का निर्माण हुआ, यह भी नहीं प्रमाणित हुआ। हाँ, उस मस्जिद के नीचे कभी ढांचा था, उसके बीच में कई सेंचुरीज की गैप भी हो सकती है कि वो ढह गया हो, खत्म हो चुका हो। ये जजमेंट का हिस्सा है, जजमेंट में है कि ये प्रमाण नहीं है कि ढांचे को गिरा करके, विध्वंस करके मस्जिद बनाई गई। आज चंद्रचूड़ वो बातें कर रहे हैं कि हम इतिहास नहीं भूल सकते, इतिहास में ये भाषा पर मैं कर रहा हूं, ये भाषा भाव व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल में आज तक पढ़ा है हमने से। देखिए आशीष जी, इस आदमी को बेसिकली बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद का मुखिया होना चाहिए था। ये इस देश का संविधान का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है, ये न्यायपालिका का दुर्भाग्य है कि ये मुख्य न्यायाधीश रहे। ये दुर्भाग्य है और हम सबका दुर्भाग्य है। क्यों? न्यायपालिका, मैं टीका लगा के, मैं मंदिर, जो रोज मंदिर से आता हूँ टीका लगाता हूँ, मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ, सनातनी कहता हूँ। मैं हिंदू हूँ, आस्तिक हूँ, सनातनी हूँ, मंदिर जाता हूँ, लेकिन जब मैं पत्रकारिता की चेयर पे बैठ के जब विश्लेषण करूंगा, तो मैं उस विश्लेषण में हिंदू, मुसलमान और मेरा सनातनी होने का कोई एंगल नहीं होता। यदि यदि मेरे हिंदू धर्म में आस्था मानने वाले कुछ व्यभिचारियों ने किसी दूसरे धर्म के लड़की के साथ व्यभिचार किया, तो मेरे लिए वो उतने ही घिनौने। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मेरे धर्म के इसलिए उन्होंने किया वो जो सही किया। एक आस्तिक होना, धार्मिक होना, और जिस आप काम में हो उस काम में धर्म को जोड़ना, ये बात अलग है। अब ये पूरा इंटरव्यू कितना झूठ बोलते हैं ये आदमी। इसी आदमी का एक इंटरव्यू पहले आया था जिसमें इसने कहा था कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि आप बता ही नहीं सकते इसमें निर्णय क्या लेंगे। तब मैं भगवान के पास जाके बताया और मैंने भगवान को पूछा कि बताए मैं क्या निर्णय लूं, और भगवान ने इनको ज्ञान दिया कि आप वहां मंदिर बनवाओ। ये चंद्रचूड़ जी ने कहा। आज चंद्रचूड़ जी जैन साहब को कहते हैं कि एविडेंसेस थे, सारे एविडेंसेस थे कि वहां मंदिर था। आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एविडेंसेस थे कि वहां मंदिर था। यदि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के वहां सारे आपके पास एविडेंसेस थे, प्रूफ थे, सबूत थे, तो फिर आप इतना क्या दिमाग में गोबर भरा है कि आप भगवान को पूछने गए कि मैं क्या करूं? सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा आदमी कैसा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है कि सारे प्रूफ सामने होते हुए, सबूत सामने होते हुए उसको फिर भगवान के सामने गुहार लगानी पड़ती है? ये फैसला चंद्रचूड़ जैसे लोगों के माइंडसेट का फैसला था। इस फैसले को जब पढ़ा तब भी हम एक टेलीविजन चैनल पे थे। जब फैसला पढ़ना शुरू हुआ, हम इंडिया टीवी पे तब थे, पैनल पे बैठे हुए, तब शुरुआत में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका कभी फेथ पे काम नहीं करती, न्यायपालिका सबूतों के आधार पे काम करती है। और फैसले के एंड में कहते हैं क्योंकि लोगों का विश्वास है वहां पे, उस विश्वास को देखते हुए, तभी मैंने कहा कि इसका पहला पैराग्राफ ही आखिरी पैराग्राफ को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। दूसरी बात, इसी न्यायपालिका में वो ढांचा जिसको मस्जिद कहते थे, वो गिराने के लिए लोगों को दोषी पाया और उन्होंने कहा कि वो ढांचा गिराने का केस चलता रहेगा। वो गैर कानूनी काम था, ढांचा गिराना गैर कानूनी काम था, ये कहते हुए कि वो केस बरकरार रहेगा ढांचा गिरने का। वो गलत था क्योंकि वहां मुसलमान समाज अपना आराधना करते थे। ये उस जजमेंट का हिस्सा है। अब चंद्रचूड़ ये बताया कि वो पहला इंटरव्यू सही था और दूसरा इंटरव्यू सही था। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को बुलाना कोई गलत बात थोड़ी है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। अरे प्रधानमंत्री देश के एक रिस्पेक्टेड आदमी है भाई, उसको गणपति के पूजा में बुलाना थोड़ी गलत बात है।
लेकिन आप किस पद पे बैठे हैं ये बहुत मायना रखते हैं। आप यदि किसी पद में बैठे हैं तो फिर आप यदि उसका मार्केटिंग करते हैं और उस पद में बैठने वालों के लिए एक आचार संहिता आपके सीनियर्स ने बनाई हुई है, और उस आचार संहिता में ये कहा जाता है कि न्यायपालिका के न्यायाधीश, इनके लिए सबसे बड़ा जो इशू है जीवन का त्याग जो करना पड़ता है वो है कि उनको अलूफ रहना पड़ता है, अकेलापन में काटना पड़ता है समय। आप जाइए, लोगों के बीच में जाइए, आप सब्जी वाले से बात करिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जिस इंसान के खिलाफ आप, जिस सरकार के खिलाफ आपके पास कोर्ट में केसेस पड़े हैं और उस इंसान के साथ फोटो खींच के आप अपने आप को महिमा मंडित करते हो, वो रिलीज करते हो सोशल मीडिया में, तो आपसे न्याय की अपेक्षा कैसी रखे कि उस आदमी को सही या गलत दृष्टि से आप कैसे देखेंगे, न्याय की दृष्टि से? नहीं तो आप कहते कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बिल्कुल आ जाइए, हमारे परिवार के लोग उनको रिसीव करेंगे, वो आरती करेंगे और जाएंगे, उसमें मुझे साथ होने की जरूरत नहीं है। मेरे खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ कुछ केसेस है मेरे कोर्ट में, हम एक फ्रेम में नहीं आ पाते। एक व्यवस्था होती है। अभी भूषण गवई ने भी तो कहा था ना राहुल गांधी के केस में कि मेरे पिताजी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, इसलिए मैं इस केस से मैं बाहर भी जा सकता हूँ। यदि आपको ऑब्जेक्शन होगा तो कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं कांग्रेस परिवार से जुड़ा हुआ था, मेरे पिताजी जुड़े हुए थे इसलिए मैंने ऐसा ये दिया। ये बात अलग है, उसी भूषण गवई ने फिर अपने ही भांजे को ऊपर ले आया हाईकोर्ट में, तब उनको भाई भतीजावाद और पहचान तब नहीं हुई। लेकिन इस चंद्रचूड़ का पूरा इंटरव्यू पढ़ने के बाद संघी होना गलत बात नहीं है आशीष, जिसको संघी होना है हो जाए, आजादी है। आपको बजरंगी दल में जाना है, हो जाइए, जाइए बजरंग दल, कानून तय करेगा आप गलत है या सही है, या अशोक वानखड़े तय नहीं करेगा। लेकिन आप न्यायपालिका में बैठ के, वही कहा, मुझे उससे ज्यादा तो वो हाईकोर्ट का जज ज्यादा मुझे ईमानदार लगता है, कलकत्ता का, कि जिसने रिटायरमेंट के बाद बाकायदा अपने रिटायरमेंट के विधायी समारोह में भाषण में कहा कि मैं संघ की विचारधारा का हूं, विचारधारा की इज्जत करता हूं, अब रिटायरमेंट के बाद मैं फिर संघ की सेवा दूंगा। उसने बोला तो है रिकॉर्ड पे। रिकॉर्ड इनकी तो हिम्मत भी नहीं रिकॉर्ड पे बोलने की, लेकिन जो ये बोल रहे हैं उससे तो इनको बजरंग दल और बजरंगी, ये तो वो चड्डी उतार के धाबे में जात पूछने वाले लोगों के बीच में से। भाई इन्होंने क्या कहा, मस्जिद का निर्माण ही बेअदबी था। जब उसका एक सवाल ये था कि क्या आपको लगता नहीं कि उस जगह मूर्तियां रखना ही इलीगल था, गैर कानूनी था? भाई मूर्तियां रखना ही गैर कानूनी था। जब उस जगह का टाइटल ही क्लियर नहीं हुआ तो मूर्तियां कैसे रखवा दी? मूर्तियां किसने रखवाई थी आशीष? आप तो लखनऊ में थे तब। वो तो 1949 में रातों रात रखा गया था, रखा गया तो रात में रखा गया था, वो लोकल लोगों का काम था। उसके बाद वहां के ताले किसने खुलवाए थे? राजीव गांधी ने खुलवाए थे, जिनको ये राम विरोधी कहते हैं। और ये राम के भक्त तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के ऊपर अपना अपना मंदिर बनाया, हम लाए कहते हैं। तो चंद्रचूड़ कह गए, जब जैन ने कहा कि क्या मूर्तियां रखना ही अपने आप में गलत नहीं था, वहां पे वही इलीगल था, उन्हें कहा नहीं, यदि फिर मूर्तियां रखना इलीगल था तो फिर और पीछे जाना पड़ेगा, फिर मंदिर को मस्जिद बनाना ही इलीगल था, बेसिक तो इलीगलिटी वो थी। तो मंदिर को मस्जिद बनाया, उसने यही कहा जैन ने, जिसपे ये फिर लिपापोती करने लगे। जैन ने कहा कि मंदिर को मस्जिद बनाए, ये आपने कैसा तय कर लिया? ठीक है, उस ढांचे के नीचे आपको मंदिर के अवशेष मिले होंगे, लेकिन मंदिर और मस्जिद बनने के बीच में यदि 200-300 साल का पीरियड निकल गया, वो मंदिर ढह गया, किसी ने ख्याल नहीं दिया, जमींदोस्त हो गया, तो आप कैसे कह सकते कि मंदिर गिरा के मस्जिद बनी? नहीं, आर्कियोलॉजी एक 30 सेकंड, कहीं पर भी यह भी एक बात क्लियर करना होगा, कहीं पर भी ये इंटरव्यू में भी मंदिर उसके नीचे जो आर्कियोलॉजी को मिला, पुरातत्व को मिला, जो भी
वो भी ये प्रमाणित, वहां पर एक ढांचा था कभी, ये तो बताया, लेकिन वो ढांचा मंदिर था ये प्रमाणित नहीं हुआ है, ये भी नहीं प्रमाणित। ये तो आपने भी केस पढ़ा, मैंने भी केस पढ़ा, आपने भी पढ़ा। हाँ, मैं अभी सिर्फ इसकी बात पे बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं तो उस जजमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन जजमेंट लेके बैठेंगे इनके सामने, ये कपड़े उतार के भागेंगे। ये क्या जजमेंट, इनको लगता है कि लोग अनपढ़ है क्या इस देश में? हाँ, या जजमेंट यही हमने नहीं पढ़े। पढ़ा है वो पूरा, यही पढ़े लिखे हैं। मैं तो इसके कहने पे ही जा रहा हूं। और जय ने बहुत सही सवाल पूछा, उन्हें कहा कि ठीक है ढांचे के नीचे अवशेष मिले, ठीक है आप कहते हो, ठीक है, लेकिन मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई ये तो नहीं लिखा है ना कहीं। हाँ, हो सकता है मंदिर गिरा हो, 200 साल का समय, आपने खुद कहा कि कई एजेस, सेंचुरीज ऑफ पास्ट, कई साल निकल गए होंगे, कोई भूकंप आ गया होगा उसमें मंदिर चला होगा। अभी हम देखते हैं किसी के खेत में कुआं खुद रहा है, उसके अंदर कुछ मूर्ति निकल जाती है, तो इसका मतलब वहां पे कभी एक आध बार मंदिर होगा। प्राकृतिक आपदा से मंदिर जमीन चला गया। अब अपने प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ डाइव मार के उधर द्वारका में नहीं दर्शन कर लिए थे। द्वारका थी, समुद्र में गई, ऐसा ही मंदिर जमीन में चला गया, उसके ऊपर खेती हो रही थी तो किसी ने मस्जिद बांध दी। तो आप कहोगे कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बांधी, ये कहां से प्रूफ है? तो बोलने लगे नहीं एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, ये है, वो लिपापोती करने लगे। वो नहीं, लेट मी स्पीक कहने लगे, क्योंकि उसने वही पकड़ लिया था। वो कहता है कि लोगों ने पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा, लोग कहते कि आस्था पे दिया जजमेंट। हम आस्था पे इसलिए कहते हैं कि भैया जिन आदमी ने जजमेंट नहीं पढ़ा, उनने तुमको ये बोलते हुए सुना है कि हमने भगवान को पूछ के निर्णय लिया। जब तुम्हारे पास सारे सबूत थे तो भगवान को पूछने की क्या जरूरत थी? या तुम्हारी डिग्री भी उसी कॉलेज से है जहां से इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस मिलता है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मिलती है। क्या आपको हर जगह अगरबत्ती लगा कि पूछना पड़ता है कि भगवान कॉल दे, इधर फूल पड़ा तो हाँ, इधर फूल पड़ा तो ना? ऐसी बात है क्या? ये चर्चा आपने शुरू करवाई ये बोल के कि मैंने भगवान से पूछ के डिसीजन दिया। आपने कहा कुछ डिसीजन ऐसे होते कि जिसमें समझ ही नहीं आता। आप कहते कि हमारे पास सबूत थे, तो सबूत होते हुए क्यों समझ में नहीं आता? कई चीजें हैं आशीष जी। ये आदमी, अब मुझे बता रहा हूं क्या हुआ आशीष जी। ये आदमी पहले एक अपनी छवि बनाना चाहा कि न्यायपालिका का रक्षक यही है। बेसिकली इसका ओरिजिनल कलर ये था जो अभी इंटरव्यू में देखा आपने। हम तो बहुत माफी मांगते बहुत हैं, हम भी देर नहीं पढ़ बहुत सकते हैं। बहुत देर तक वो मुखौटा अपने चेहरे पे लगा नहीं पाया ईमानदारी का। और जब मुखौटा उतर गया तो ओरिजिनल चेहरा सामने आया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये पहले दिन से ही चड्डा, मतलब पहले दिन से ही क्या कहूं मैं, पहले दिन से ही ये बजरंगी होता तो अभी कहीं एडजस्ट भी हो जाता। पहले इसने जरा नॉन बजरंगी होने का मुखौटा पहना, फिर वो हाथ थक गया तो मुखौटा उतार दिया। अब वो ना नॉन बजरंगी रहा ना बजरंगी रहा, अभी बीच में झूल रहा है। नहीं, ना इनके सरकार मैं पूछ इस, रही है, ना सरकार पूछ रही है। नहीं नहीं सरकार भाव, बोलती कि पहले तुमने कैसे, हाँ आज एक निवेदन तो मोदी जी से करेंगे, आज तक हम लोगों को तो निवेदन कभी नहीं माने हैं, वो सुनते ही वो चीज करते ही बिल्कुल नहीं करते हैं जो अगर हम लोग बोलते हैं। लेकिन फिर भी एक निवेदन अगर ये मान लिए तो हो सकता है फिर आगे कोई और निवेदन कभी जीवन में न करें। इनको कम से कम पन्ना प्रमुख तो बना दें। भाई इतना आदमी ईमानदारी से लगा है, पन्ना प्रमुख, विधायक एमएलसी राज्यसभा नहीं कर सकते, पन्ना प्रमुख तो बना दो, पन्ना नहीं नहीं, प्रमुख बना दो भाई। पन्ना प्रमुख को भी पढ़ना पड़ता है आशीष। पन्ना प्रमुख सुबह अगरबत्ती दे के भगवान को नहीं पूछता है कि आज कितने वोट इधर जाएंगे, कितने वोट उधर जाएंगे। इसको सिर्फ कावड़िया का रूट ठीक करने के लिए इसको भेजो, इसके साथ गाड़ी दो, 25 बजरंगी दो, ये हर ढाबे पे नाम लिखवाना शुरू कर दे। यही काम है इस आदमी का, ये यही कर सकता है, इसकी मानसिकता यही दिखती है। दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोग भी सीजीआई बनते हैं। हम तो बोबड़े को रो रहे थे, जस्टिस बोबड़े को। इन्होंने तो अब से देश आजाद होने से आज तक सारे पैरामीटर तोड़ दिए हैं। नीचांक जो होता है, उच्चांक जैसा एक नीचांक होता है, ये कई डिग्री माइनस में जाके इन्होंने उस पद को नीचे ले गए।
हम्म, हम्म। कई जगह। इसमें एक एक हिस्सा और भी आना चाहिए। ये तो एक विषय है, इनके अलग अलग इंटरव्यूज जब हमने अभी देखा तो हमको अलग अलग इंटरव्यूज खंगालने पड़े। एक इंटरव्यू में इनसे यशवंत वर्मा पे सवाल हुआ, वही यशवंत वर्मा जिसके यहाँ बोरे में नोट मिली थी। ये हाँ, आदमी यशवंत वर्मा का बचाव करते नजर आ रहा है। हम सुनवा नहीं सकते, ललन टॉप पे मैं तो नाम लेके बता दूं, किसी को देखना हो जाके देख सकता है, जहां पे है। वो दूसरा प्लेटफॉर्म है तो उसका हम लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन उस पर बोला बचाव करते हुए बकायदे, करे नहीं प्रिजुडिस आप नहीं हो सकते हैं उस पर। अरे भाई एफआईआर होनी चाहिए थी, उसको बचाया है और उसके गुनहगार है न्यायपालिका। यशवंत वर्मा जैसे लोग मौज कर रहे हैं। अगर आपके घर में, हमारे घर में तो खैर जेब में मिल जाए नोट वही बहुत है, बोरे बोरे में तो बहुत दूर की बात है। अरे मुझे लेकिन मुझे बताओ, हाँ, अरे आशीष जी, आपके घर में रद्दी भी जल रही होगी तो ये नोट नोट चिल्ला के आपको अंदर कर देंगे। हाँ, और जहां नोट जले हैं उसको ये डिफेंड करता है आदमी। हाँ डिफेंड कर रहा था, मैं क्लिप है मेरे पास। नहीं तो फिर क्या, एक एक तो चर्चा ये भी थी कि वो वर्मा जी के नोट नहीं थे, किसने रखने के लिए दिए थे वर्मा जी के पास। हाँ, हाँ, भाई हाँ, चर्चा तो हाँ, नहीं, चर्चा तो ये भी थी कि वर्मा जी के हाँ, नहीं थे वो नोट, हाँ, किसी किसी ने और वहां के। पार्क करे थे। हम्म, तो भाई हम्म, जो वर्मा जी को डिफेंड कर रहा होगा कहीं उसके तो नहीं, एक मतलब एक सवाल उठते हैं मन में। सवाल बिल्कुल। हमको तो भाई, आप भाई जब सवाल, जब जजमेंट, जब आपके भी मन में सवाल उठते हैं तो हमारे भी मन में सवाल उठते हैं। हम्म, प्रिजुडाइज कोई नहीं होता, हम्म, लेकिन कोयले के खदान में जो काम करते हैं उनको अपने सफेद कपड़े बड़े संभाल के पहनने होते हैं, और कांच के मकान में रहने वाले आदमी सोच समझ के कपड़े बदलते हैं। न्यायपालिका में ही है आप, आपको इम्यूनिटी है। आपके घर में पुलिस नहीं आती, इनकम टैक्स नहीं आती, ईडी नहीं आती, सीबीआई नहीं आती। तो फिर क्या हवाला का पैसा पार्क करने के लिए आपने अपने गोडाउन खोल दिए क्या? हम्म, आपके आउट हाउसेस गोडाउन है क्या पैसे के? हम्म, घर में इतनी कैश यदि किसी के साथ मिल जाए तो क्या करेगा? पेट्रोल पंप का काम था इसका कि खेत की दुकान है सब्जी की, हम्म, भैया हम्म, सब्जी के पास 150 है, या शनिवार के हम्म, दिन शनि मंदिर में वो डाले रख के पैसा इकट्ठे करते ही है, हम्म, कि रोज चेंज आती है साहब, इतनी क्या करें? हम्म, हम्म, तो हम्म। कई तो ये तो अब तो एकदम क्या बोलते हैं, ढिठाई पे उतरा है। अब खुद आप ढिठाई है, बोलने लगे, ढिठाई ढिठाई है। है। हाँ, ढिठाई है, लेकिन चलिए अब ढिठाई कर रहे हैं जब ये लोग, यही लोग तो देश। फिर भाई एक बात हम फिर कहते हैं हम भगवान राम को साक्षी मान के, हम तो शिव जी के भक्त हैं, शिव जी को भी साक्षी मानते हैं। हम आज सभी दर्शकों से फिर एक बार माफी मांगते हैं कि इस आदमी को हमने हीरो बनाया था एक बार। ये हमारी कमी थी, हमारी मूर्खता थी, या हो सकता है हमने दिमाग के बजाय दिल से काम लिया था, थोड़े इमोशनल हो गए थे, इसके झांसे में आ गए थे। ये बड़े झांसाराम है, आसाराम से भी बड़े। यदि आसाराम ने महिलाओं के साथ व्यभिचार किया तो इन्होंने संविधान के साथ व्यभिचार किया, मैं मानता हूँ। हम्म, और ऐसे व्यभिचारी लेकिन को, ऐसे झांसाराम को हमने बहुत हीरो बोला, सैल्यूट किया 10 बार, आपसे भी, आपको भी लगा होगा। उसके लिए माफी मांगते हैं, और उसके बाद तो हमने अब सैल्यूट करने छोड़ दिया, बहुत डर लगता है। ऐसा अब तो सैल्यूट किसी नहीं करने हाथ सुनते। जाता है तो कई बार होता है, इमोशनली जाता है तो सर खुजाने लगता हूँ, मैं क्या करूँ? बाद में पता पड़ता है आज सैल्यूट किया, कल फिर माफी मंगवाओगे। और हम तो नहीं, नहीं, कोई बस बाकी लोग तो है नहीं, हम एक बार भी जीवन में माफी मांगते हैं तो वो जीवन भर के लिए हमारे लिए सबक होता है, क्योंकि एक माफी एक मांगना ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बस आखिर में एक ही बात कहेंगे एक लाइन में भाऊ, कि जब चंद्रचूड़ को हम देखते हैं, मतलब जब आज की तारीख में हमारी न्यायपालिका को देखते हैं, आज की तारीख में हमारी मीडिया को देखते हैं, और आज की तारीख में हमारी सरकार को देखते हैं, तो मुझे अपने पड़ोस के एक देश के की तस्वीरें दिमाग में आ जाती हैं। अब फिर लोग कहेंगे कि ये उकसा दिया, नहीं उकसा नहीं, पड़ोस के मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूं, मैं तो जेनजी भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वहां पर हमने अपने मुझे पड़ोस में एक मीडिया के भारतीय होने, दफ्तर आशीष देखा जी, था। हाँ, भारतीय होने के नाते, हाँ, सच्चे भारतीय होने के नाते, हाँ, करदाता है इस देश की चिंता करने का अधिकार हमारा भी है। हम्म, हम्म, चिंता करने के नाम पे जो देश हम्म, की चिता जला रहे हो,
उन पे सवाल उठाने का भी काम हमारा है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारी चिंता व्यक्त करते रहेंगे। आपको सुनना है, जिनको बुरा लगे बुरा लगे, लेकिन देश के नागरिक है। पड़ोस के घर में, मोहल्ले में कहीं भी आग लगी तो मैं बकेट लेके बुझाने पहुंच जाऊंगा, क्योंकि वो आग मेरे घर तक आने में समय नहीं लगता। मैं घर पे नहीं बैठूंगा, पड़ोस में लगी आग, मुझे क्या करना है? वो आग कब मेरे घर पहुंचेगी मुझे पता नहीं। इसीलिए नजर खुली कान खुले, नहीं, और आग हमारे घर जबान का पहुंचेगी उपयोग, हाँ, भाऊ, और जबान का आग घर उपयोग सच्चाई के पहुंचेगी। लिए। इसके लिए मुझे लगता है जिस आग की हम बात कर रहे हैं, हम उसके घर के आग बुझाने के बजाय पहले अपने घर में जितने ज्वलनशील सामग्रियां हैं उनको हाँ, हटाएंगे। उसको हटाएं, जो आग पकड़ने वाली हैं। अब वो आग पकड़ने वाली सामग्री कोई भी हो सकती हो, सरकार हो, वो न्यायपालिका हो, वो मीडिया हो। अगर ज्वलनशील हैं ये सब, तो पड़ोस का आग बुझाने के लिए हमको वहां न जाने की जरूरत है, पहले अपने घर में जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनको ठिकाने लगाने की जरूरत है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।